Hello dear students, how are you? Hope very fine. Stay at home and enjoying holidays. घर पे रहना पहली बात. And now I am going to start the next lecture of respiration, lecture 2. और इसमें हम करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में, मतलब सेल लेवल पर रेस्पिरेशन कैसे टेक प्लेस होता है. सेकंड, इसमें हम करेंगे कि रेस्पिरेशन की टाइप एरोबिक एंड एनाएरोबिक. फिर एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बाद इन ह्यूमन बीइंग ये कंप्लीट हो जाएगा. सम डिफरेंसेस है, मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंस आपको करने हैं. अदर देन रेस्पिरेशन प्लांट्स के लिए भी है, हम वो भी डिस्कस करेंगे. नाउ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल. देखिए, जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन किया, उस टाइम उस ब्रीदिंग से जो एयर सराउंडिंग में होती है वो हमारे अंदर जाती है. एंड दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ, पिछले भी आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 78% दैट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, अप्रोक्सीमेट 21% ऑक्सीजन, लेस देन 1% noble gases, water vapors, some dust particles even they enter. आपको पता है डस्ट पार्टिकल तो कहाँ रह जाते हैं, नेसल कैविटी के अंदर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ एंटर वो भी रह जाते हैं. बाकी सब एयर जो है दैट पासिस टू द लंग्स. लंग्स में आपको पता है एल्वियोलाई लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. When oxygen from alveoli enter into blood, 97% of that oxygen that combine with hemoglobin, किसके साथ कंबाइन करती है, हीमोग्लोबिन के साथ. एंड फॉर्म ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, कितनी 97% ऑफ दैट ऑक्सीजन, एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड. अनस्टेबल कंपाउंड है, टिश्यू लेवल पे जाके ब्रेकअप हो जाएगा. एंड 3% ऑक्सीजन डिजोल्व इनटू प्लाज्मा. व्हाट विल यू राइट, आप यही लिखेंगे, द ऑक्सीजन विच इज इनहेल्ड एट इन alveolar level, 97% of that oxygen combined with hemoglobin of blood to form oxyhemoglobin, and 3% of that oxygen dissolve into plasma and transported from lungs. It is carried to heart. आपको पता है कि वो ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करके कहाँ जाता है, हार्ट में. एंड देन हार्ट ट्रांसपोर्ट दैट ब्लड along with oxygen, जिसको हम बोलते हैं oxygenated blood. That oxygenated blood is transported by the heart to the different organs and different part of the body, and ultimately blood उसको tissue level तक लेके जाता है. हम कह सकते हैं कि blood carries the oxygen to tissue level. अब tissue level पे क्या होगा, blood consists of high concentration of oxygen and very very low concentration of carbon dioxide, क्योंकि 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड भी तो इनहेल होगी. तो उस जो ब्लड टिश्यू लेवल पे पहुंचा है उसमें क्या है, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड वेरी लो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बट इनसाइड द टिश्यू सेल में जैसे हम ये दिखा दिए, ये शो कर रहा है कि ये
लंग्स के अंदर है, लंग्स से ये ब्लड में आ गया और ब्लड इसको कैरी करके कहाँ ले गया, टिश्यू लेवल पे। जब यहाँ पे ब्लड आता है टिश्यू लेवल पे, इसमें वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। बट इनसाइड द टिश्यू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। टिश्यू में तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है और ऑक्सीजन की लो है, बट उसके बाद जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड की वेरी लो है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, इसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है। फ्रॉम ब्लड ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू टिश्यू सेल्स एंड फ्रॉम टिश्यू सेल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड। ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, इनटू सेल, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, ब्लड में। ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ, डिफ्यूज इनटू टिश्यू सेल, और फ्रॉम टिश्यू सेल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड, और ब्लड इसको कैरी करके ले जाएगा लंग्स तक। द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज्ड इनटू ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, 23% कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। कितना, 23% कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो 23 कार्बिन, हाँ 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that is combined with hemoglobin and that form actually कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। 23% कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड सिंपली आप इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं या फिर कार्बामिन हीमोग्लोबिन, ये फॉर्म हो जाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन 23%, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और रेस्ट ऑफ 77% डिजोल्व इनटू प्लाज्मा। और इसमें से भी इस 77% का 70% किस फॉर्म में होता है, अलग अलग 2 फॉर्म में है। 70% इन फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 7% जो 77%, देखिए 23% कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन होगी, हीमोग्लोबिन से। क्या बना लिया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। 77% किस में डिजोल्व होगी, प्लाज्मा में, लेकिन उसमें भी 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जिसमें से 70% तो जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है और 7% कार्बोनिक एसिड। ये 77% इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है एंड अल्टीमेटली रीचेस टू द लंग्स। और कहाँ पे आ जाते हैं, ये लंग्स में आ जाती है। और लंग्स में आने के बाद लंग्स में आके ये क्या होता है, डिफ्यूज होती है वापस फ्रॉम ब्लड, कहाँ जाएगी, अल्वियोलाई में, एंड फ्रॉम अल्वियोलाई आपको पता है ये वापसी एक्सेल आउट कर देते हैं हम इसको एक्सपिरेशन के द्वारा या ब्रीदिंग आउट करके। तो ये होता है सेलुलर लेवल पे। इसके बाद टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। समझ गए ना कि जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं 97% हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, 3% जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होके जाती है, और जो ऑक्सीजन टिश्यू से आती है यानी वो कहाँ जाती है, वो चली जाती है टिश्यू सेल तक, और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड की लो है, इसलिए ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू सेल हो जाएगी।
बट सेल के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है और ऑक्सीजन की लो है, तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो 23% हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है, ट्रांसपोर्ट होती है। 77% प्लाज्मा में डिजोल्व होती है और वो 2 टाइप के कंपाउंड बनाती है, जिसमें 70% सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और 7% कार्बोनिक एसिड। ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, लंग्स में आके अल्वेलाई के अंदर डिफ्यूज आउट हो जाती है ब्लड से, एंड वी एक्सेल आउट। अब रेस्पिरेशन को हम, सेलुलर रेस्पिरेशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज है? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। These are divided on the basis of availability of oxygen. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ऑक्सीजन की बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है और नो सप्लाई तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। अब एरोबिक रेस्पिरेशन को हम पहले करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। पहले आप समझिए होता क्या है। आपको पता है फूड डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और वो एब्जॉर्ब होके कहाँ आता है, टिश्यू तक, और टिश्यू से कहाँ जाता है, सेल में। ठीक उसी तरह से जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन भी जो है लंग्स से ब्लड में और ब्लड से फिर सेल्स में आ जाती है। अब सेल में क्या है, ग्लूकोज भी आ गया है, सेल में ऑक्सीजन भी आ गई। अब होगा फूड का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में होता है। पहले जो ग्लूकोज है उसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ग्लूकोज जो है आपको पता है उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, और वो 3 कार्बन एटम के कंपाउंड जिसको पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुवेट में। और ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्ट होना इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और ये प्रोसेस यानी ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और फिर ग्लाइकोलाइसिस से आप लिसन अगेन कि जब ग्लूकोज व्हेन एंटर इनटू सेल देन इन ब्लड प्लाज्मा ग्लाइकोलाइसिस ऑफ दैट ग्लूकोज टेक प्लेस। उसकी क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। एंड ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट, उसमें कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में। नाउ ये होगी ग्लाइकोलाइसिस एंड नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, और इसमें कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पहले तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट। आपको बता दूं ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं, पाइरुवेट में 3 होते हैं। एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन cytoplasm of the cell and no oxygen is required in it. अब ये पाइरुवेट that is transported to or enter into mitochondria, और वो पाइरुवेट जो है किस में एंटर कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, और इसी में एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे जैसे पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया, यहाँ पे उस पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होती है और एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है,
ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो देखिए पहले क्या, ग्लूकोज एंटर हो गया, तो इससे क्या हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया, ये पाइरूवेट, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। फिर क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या प्रोडक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, and from one molecule of glucose 38 ATP energy is released. ये कंप्लीट प्रोसेस है, 2 स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल। ये कहाँ होती है, इन साइटोप्लाज्म। और सेकंड स्टेप कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, पहले तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, दैट सेलुलर रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन sufficient amount of oxygen, that is known as aerobic respiration। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, the cellular respiration which take place in sufficient amount of oxygen to produce carbon dioxide, water and energy is known as एरोबिक रेस्पिरेशन। उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट देखिए फिर होता क्या इसमें, हाउ डज इट हैपन, कैसे होती है, तो आप क्या लिखेंगे, as glucose enter into the cell, in the cytoplasm of the cell glucose convert into pyruvate. This process is known as glycolysis and no oxygen is required. Then pyruvate enter into mitochondria and inside the mitochondria pyruvate combine with oxygen, आप यहाँ पे लिखिएगा, in presence of oxygen। Pyruvate combine with oxygen to produce carbon dioxide, water and 38 ATP energy. This is aerobic respiration. Then students, anaerobic respiration. एनारोबिक मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप सीधा सा कहेंगे द प्रोसेस ऑफ, सिंपली यूं भी कह सकते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए anaerobic respiration, the process of breakdown of food in absence of oxygen
is known as anaerobic respiration. आप एरोबिक के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एक ही बात है। हाँ जी। इट ऑल्सो टेक प्लेस इनटू 2 स्टेप्स। फर्स्ट सेम ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूवेट में। हाँ देखिए एक चीज़, एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, और फिर क्रेब्स साइकिल यानी ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन माइटोकॉन्ड्रिया। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड साइटोप्लाज्म कंप्लीटली, साइटोप्लाज्म में ही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। फर्स्ट स्टेप सेम है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पाइरूवेट in cytoplasm, and then pyruvate convert into ATP and ethanol और इथाइल एल्कोहल उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इन प्लांट्स, बट इन मसल सेल इट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में हो, एनिमल में हो, सेम होती है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल में प्रोडक्ट डिफरेंट होता है और प्लांट सेल में प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन पहले के इन विच फूड ब्रेक डाउन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है और प्रोडक्ट भी डिफरेंट होते हैं। anaerobic respiration have different product in plant cell as and muscle cell। तो इन यीस्ट में हम करते हैं, हमारे सिलेबस में यीस्ट के लिए है, यीस्ट सेल में किस तरह से होता है, जो ग्लूकोज है ग्लाइकोलाइसिस होगी साइटोप्लाज्म में, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, किस में कन्वर्ट हो गया, पाइरूवेट में। अब एरोबिक में तो क्या था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में था, बट ये यहीं पे रहेगा, इसी में साइटोप्लाज्म में ही। एरोबिक में यहाँ ऑक्सीजन थी, बट यहाँ पे क्या आएंगे, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नहीं है। एंड इट कन्वर्ट इनटू इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। मैं यहाँ प्रोडक्ट यहाँ लिख देता हूँ, इथानॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP एनर्जी ओनली, सिर्फ 2 ATP, जबकि एरोबिक में कितना, 38 ATP। इसी तरह मसल सेल में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, सेम है। पाइरूवेट, देखिए पाइरूवेट बनने तक तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, यीस्ट सेल में हो, मसल सेल में हो, नो प्रॉब्लम, सेम है, बट उसके आगे डिफरेंट हो जाता है। इन साइटोप्लाज्म यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, कमी है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा, और प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। देखिए इसमें यहाँ पे इथानॉल प्रोड्यूस हो रहा है, और मसल सेल में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है।
and 2 ATP energy. तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल में, यीस्ट सेल में, और इससे पहले हम देखा एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद आपको जो है यू मस्ट नो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं आपको बता देता हूँ, एरोबिक एयर की अब प्रेजेंस में होती है और ये एयर की एब्सेंस में होती है। एरोबिक में 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और इसमें एनारोबिक में ओनली 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक के जो प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें प्रोडक्ट जो है यीस्ट सेल में इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मसल सेल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये डिफरेंस है। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो आपने देखिए दैट कॉज क्रैम्पिंग ऑफ द मसल्स, उससे मसल की क्रैम्पिंग होती है। इफ लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लैक ऑफ द ऑक्सीजन, दिस लैक्टिक एसिड क्या करता है, दैट कलेक्ट इनटू द टिश्यूज, और मसल्स के जो टिश्यूज हैं उसमें ये क्या करता है, क्रैम्पिंग करता है, और दैट कॉजेज पेन, तो उससे पेन होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाई द पेन टेक प्लेस आफ्टर अ हार्ड वर्क और रनिंग और हार्ड एक्सरसाइज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन रनिंग, हार्ड वर्क और हार्ड एक्सरसाइज lot of oxygen is supplied. It requires lot of an oxygen, and sufficient oxygen is not supplied to all cells because of the increase in demand. जब हम हार्ड वर्क करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, then it requires lot of oxygen. So sufficient oxygen is not supplied to all cells. As a result of which anaerobic respiration take place and lactic acid is collected into the muscles, and that cause pain or fatigueness. But if we relax, after some time sufficient supply of oxygen is there, and then it oxidize lactic acid and the pain is relieved. अगर हम थोड़ी देर तक अच्छी तरह से रेस्ट कर लें तो ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, मतलब डिमांड कम हो जाती है, जिससे सप्लाई अपने आप ही मेंटेन हो जाती है, और वो इस लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देती है और पेन क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। आपको फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के डेफिनेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस, कंबस्शन और रेस्पिरेशन का डिफरेंस, ये आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद हम टॉपिक शुरू करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है? देखिए, इन प्लांट्स देयर आर 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसको मैं रब कर देता हूँ। Respiration in plants, because respiration is essential for all living cells, whether of plant, whether of animals, whether of microorganism, किसी का भी हो, respiration is essential. And there are 3 modes of respiration. In plants. First, some plants which are like Spirogyra, small plant यानी कि exchange of
gases in them take place by simple diffusion. In small plants, by simple diffusion from outer environment. In higher plants, through lenticels present in stem and roots. तो रूट्स में भी हो सकते हैं, स्टेम में भी हो सकते हैं. तो रूट हेयर्स इस तरह से होता है. एंड ऑल्सो बाय स्टोमेटा. तो एक स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, लेंटिसेल्स के थ्रू होते हैं, रूट हेयर्स के थ्रू होते हैं, एंड सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है. हम करेंगे अब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज मेनली प्लांट में रूट्स के थ्रू कैसे होते हैं, लीव्स में कैसे होती है, एंड स्टेम में कैसे होती है. How does exchange of gases in young roots? देखिए, इन यंग रूट्स द रूट हेयर आर देयर. और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि जस्ट लाइक यंग रूट्स हैं और इनमें ये रूट हेयर है. दिस इज द रूट हेयर. दिस रूट हेयर दे आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल के पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में. अब आप देखिए, देर आर पोर स्पेसेस इन द सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल, ये दीज आर सॉइल पार्टिकल्स, ये सॉइल पार्टिकल हैं और इनके बीच में क्या है, पोर स्पेसेस हैं. एंड पोर स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, और एयर से फिल्ड है. देर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड एज कंपेयर टू इनसाइड, सो ऑक्सीजन डिफ्यूज इनसाइड इट. इस रूट हेयर में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी. बट इनसाइड द रूट हेयर देर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड आउट. आपको पता है रूट हेयर्स सोयल के पार्टिकल्स के कांटेक्ट के बीच में होते हैं. सोयल पार्टिकल के बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, उनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, और रूट सेल्स के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. इसलिए बाहर से ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो जाएगी और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज आउट हो जाएगी. एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्टेम एंड ओल्डर रूट्स. ये तो है रूट हेयर की बात. स्टेम हो या ओल्ड रूट्स हो, तो इनसाइड द स्टेम एंड ओल्ड रूट्स, आपको पता है स्टेम हो या ओल्ड रूट्स हो, उनके अंदर देर इज अ हार्ड कवर और बार्क आउटसाइड. बार्क होता है और ये बार्क के अंदर डेड सेल्स होते हैं. दीज आर द डेड सेल्स. इस तरह से डेड सेल्स की लेयर होती है. एंड बिलो दीज डेड सेल्स देर आर लिटिल पोर स्पेसिस, और जिनको हम इन पोर स्पेसिस को बोलते हैं लेंटिसेल्स. ये लेंटिसेल इनके नीचे. In old roots or stem, there is dead layer of the bark, and below them there are pore spaces called lenticels. Lenticels होते हैं. Exchange of gases take place through these lenticels because inside the lenticel below, मतलब जो lenticel है इनके अंदर जो cells हैं नीचे, they have a high concentration of carbon dioxide,
but outside there is high concentration of oxygen, so oxygen diffuse inside it and carbon dioxide comes out. And now the exchange of gases in leaves. आपको पता है लीव्स में देर आर स्टोमेटा, पोर स्पेसिस हैं, ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं बीन शेप और हैमर शेप भी होते हैं. एक्चुअल में क्या होता है इन दीज सेल्स, इन गार्ड सेल्स, ये क्या करते हैं, दे गेन पोटेशियम आयन फ्रॉम सराउंडिंग सेल. सराउंडिंग सेल से पोटेशियम आयन गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है. जैसे यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन होगी तो ये क्या करेंगे, सराउंडिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे एंड दे बिकम टर्जिड, फूल जाएंगे, टर्जिड, एंड दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हट जाते हैं. एंड दिस इज द स्टोमेटा. तो ये क्या बन गया, स्टोमा, यानी कि पोर ओपन हो गया. एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस कार्बन डाइऑक्साइड is absorbed mainly and oxygen is released mainly during photosynthesis, but respiration में क्या होता है, oxygen is absorbed and carbon dioxide is released. So exchange of gases take place. After some time concentration of potassium ion will decrease, ये release कर देगा उसको, and the water is also released, squeeze हो जाएंगे and they get stick with each other. तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, stick हो जाएंगे, और हम कहते हैं कि स्टोमेटा गेट क्लोज्ड. स्क्वीज होने के बाद जो वाटर बाहर निकल गया तो ये स्टिक हो जाएंगे. और जैसे ही फिर थोड़ी देर में क्या होगा, दीज विल गेन पोटेशियम आयन फ्रॉम सराउंडिंग एंड देन गेन वाटर, they become turgid, move apart from each other, stomata open, exchange of gases take place. रेस्पिरेशन है, सिर्फ ओनली रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन गेन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे. फोटोसिंथेसिस है तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ देंगे. लाइक दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. अब द क्वेश्चन इज देयर कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनके कॉमन फीचर क्या है. द मेन कॉमन फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन फीचर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. नंबर 1, लार्ज सरफेस एरिया. आप चाहे लंग्स का देख लीजिए, चाहे आप गिल्स का देख लीजिए, चाहे आप प्लांट्स हैं तो लीव्स का देख लीजिए, लार्ज सरफेस एरिया है. सो दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस मैक्सिमम, मतलब टू मैक्सिमाइज द गैसेस एक्सचेंज, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज देयर. मतलब सारे जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए. दे कंसिस्ट ऑफ थिन परमिएबल मेम्ब्रेन. इनके ऊपर वेरी थिन मेम्ब्रेन होती है जो परमिएबल है, सो दैट दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अगर इम्परमिएबल होगी या थिक मेम्ब्रेन होगी तो उसमें से गैसेस ज़्यादा एक्सचेंज नहीं होंगी. तो दीज कवर विद थिन परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर क्विक एंड मैक्सिमम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. गैसेस के मैक्सिमम डिफ्यूजन के लिए, टू फुलफिल द मैक्सिमम डिमांड या to maximize the exchange of gases, the membrane is
थिन एंड परमिएबल, ताकि डिफ्यूजन वेरी फास्ट हो सके। एंड इन एनिमल्स abundant supply of blood। देखिए प्लांट्स में ब्लड नहीं होता, जिनके अंदर एक्सचेंज मतलब सॉरी जिनमें ये होता है ट्रैकियल सिस्टम होता है, उनको छोड़ के, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, उनको छोड़ के या प्लांट्स को छोड़ के ऑल एनिमल्स दे हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होता है, सो दैट, क्यों होता है, सो दैट मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ द और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस और ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, एक्सचेंज कह सकते हैं आप, टेक प्लेस। कि इनमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होता है, किसको छोड़ के, जिनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है, यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह, उनको छोड़ के बाकी सब में अबंडेंट सप्लाई ऑफ ब्लड होता है, सो दैट क्विक मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर, क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड क्विकली वो सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके। आज की इस लेक्चर में इतना ही, और रेस्पिरेशन यहीं पे ओवर होता है, और नेक्स्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप कि आपने पिछला नोटबुक कंप्लीट कर ली होगी, सारे नोट्स बना लिए होंगे। नहीं बनाए तो प्लीज़ जल्दी से बनाइए। ईच एंड एवरी स्टेप को आप स्टेप वाइज लेके चलेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और लाइक करते रहिए अगर आपको पसंद आया तो। हैव ए नाइस डे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और काम करते रहें।